आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट स्पेस एवरेजिंग टेक्निक क्या होती है। मैंने जब मैंने बक कन्वर्टर की बात कही थी लास्ट क्लास में, स्क्रीन आपको विजुअल हो रहा है? यस। ये बक कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट का सर्किट बनाया हुआ है कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। तो जब ऑन स्टेट में रहता है तो स्विच आपका ऑन रहेगा, करंट जो होगी वो सोर्स से इंडक्टर से होते हुए आपका कैपेसिटर से होते हुए रिटर्न होगी, ये करंट का पाथ होगा। तो ड्यूरिंग टर्न ऑन क्या हो रहा है, आपका जो इंडक्टर करंट है वो सोर्स करंट के बराबर है, ठीक है। आईडी जो डायोड करंट है वो जीरो है। देखिए यहाँ पे डायोड लगा था, तो जब भी करंट फ्लो करेगी तो ये आपका रिवर्स बायस पोलैरिटी में आ जाएगा, तो डायोड आपका ओपन रहेगा ड्यूरिंग ऑन टाइम, ठीक है। तो आपका इस तरह से इक्वेशन बनेगा। Vc जो है आपका वो आपका कैपेसिटर वोल्टेज है, V आउट के इक्वल है। और जो वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है V ऑन, VL ऑन अगर आप देखिएगा इसमें आप KVL लगाइएगा तो Vs इक्वल टू VL ऑन प्लस Vc ऑन इक्वल टू 0 होगा। तो आप VL ऑन कीजिएगा तो Vs माइनस Vc जो वोल्टेज डिफरेंस होगा Vs का और आउटपुट वोल्टेज का, वो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज होगा। KVL लगाएंगे तो Vs बराबर VL प्लस Vc आएगा, तो यहाँ से Vs माइनस Vc हो जाएगा। आप Vc और वोल्टेज सेम है, आउटपुट वोल्टेज। इसी तरीके से आप KCL लगाइए इस पॉइंट पे, जहां पे ये ब्रांच है इस पॉइंट पे लगाएगा तो IC ऑन इक्वल टू टोटल करंट IS जो आ रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, IC प्लस I नॉट। तो यहाँ से अगर IC निकालेगा तो IS माइनस I नॉट हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरिंग टर्न ऑन की कंडीशन है। ड्यूरिंग टर्न ऑफ में देखते हैं, तो ड्यूरिंग टर्न ऑफ में क्या होगा, जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन पे रहेगा तो उस समय आपका डायोड क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी पावर फ्री व्हील होगी। इंडक्टर जो है अपनी स्टोर्ड एनर्जी को इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहेगा, ठीक है ना। तो इंडक्टर क्या करेगा, कैपेसिटर से होते हुए इस डायोड से होते हुए ये पाथ पूरा कंप्लीट कर देगा। क्योंकि देखिए जब इंडक्टर चार्ज हो रहा होता है तो उस समय उसकी पोलैरिटी इधर प्लस होती है इधर माइनस, क्योंकि ये एज ए पैसिव एलिमेंट काम कर रहा है। यहाँ पे एज ए पैसिव एलिमेंट काम कर रहा है। तो जब पैसिव एलिमेंट के क्रॉस कोई करंट फ्लो करती है तो उसका जो इनपुट टर्मिनल होता है वो हायर वोल्ट पे होता है, जो नेक्स्ट टर्मिनल होता है वो लोअर वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये इतना ड्रॉप करेगा। अगर हम बोले कि इंडक्टर का इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कौन हायर पोटेंशियल, तो आप कहेगा सर इनपुट टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस VL वोल्ट घट जाएगा तब जाके इसका इधर का टर्मिनल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे VL वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वोल्टेज ज्यादा रहा होगा और लास्ट में ड्रॉप होने के बाद उसका वोल्टेज रिड्यूस हो गया होगा। तो इस तरीके से पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अब जब आपका सोर्स डिटैच हो जाता है सर्किट से, यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है मॉसफेट का ड्यूरिंग ऑफ टाइम जो होता है, उस समय क्या होगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये करंट को जीरो नहीं होने देगा। इसके पास एक मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ LI स्क्वायर की, ठीक है। ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हुए मेंटेन रखना चाहेगा। तो उसको ये मेंटेन करने के लिए अपनी पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। जैसे कि ये ऑन टाइम में एज ए पैसिव एलिमेंट काम कर रहा था सर्किट में, ड्यूरिंग ऑफ टाइम ये एज ए एक्टिव एलिमेंट काम करने लगेगा। और जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें से प्लस टर्मिनल से करंट हमेशा बाहर आती है। तो यहाँ पे जो इसका टर्मिनल होगा वो इस तरफ की करंट को फ्लो कराने के लिए ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अब इस करंट को, पहले भी करंट इसी डायरेक्शन में थी, क्लॉकवाइज थी, अभी भी ये इस करंट को एज वैसी मेंटेन करना चाहेगा, तो ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ID, यहाँ पे IS इक्वल टू 0 है। IS जो हमारा सोर्स करंट है वो 0 है। जो डायोड करंट है वो क्या हो रही है, यही डायोड करंट इंडक्टर करंट बन रही है, और यही इंडक्टर करंट फिर से यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगी, IC प्लस I नॉट। IS आपका 0 हो गया, VC बराबर V आउटपुट वो सेम पहले एज इट इज है। VL ऑफ अगर कीजिएगा तो V आउटपुट का माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा सर्किट क्या है, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, इसको इसके पैरेलल लेके आइएगा तो आपका जो पोलैरिटी पहले थी VL की, अभी उसकी अपोजिट हो चुकी है और ये V आउटपुट के पैरेलल में आएगा। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे टच करा दे, क्योंकि ये शॉर्टेज है पॉइंट, तो ये इंडक्टर इसके पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके पैरेलल में इंडक्टर आ जाएगा तो इसकी पोलैरिटी पहले के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो चुकी है, देखिए यहाँ पे प्लस आ चुका है, और ये क्या कहलाएगा, माइनस V आउटपुट के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम IC ऑफ देखेंगे, जो इंडक्टर करंट सॉरी कैपेसिटर करंट है, इसको देखा जाए तो ये IL
माइनस आई नॉट के बराबर होगी। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस VL का वोल्टेज जो इंडक्टर के पास था उसकी वैल्यू बदली है और आपका क्या बदला है, यहाँ पे सोर्स करंट जीरो हो गई है और जो टोटल करंट थी IL की, जो इंडक्टर करंट थी, वो अब ID के बराबर हो गई, डायोड करंट के बराबर। पहले IL सोर्स करंट के बराबर थी, इस बार डायोड करंट के बराबर है। इतना सबको समझ आ गया। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडलिंग टेक्निक। पहला होता है स्टेट स्पेस एवरेजिंग टेक्निक, जो मैं आप लोग को अभी इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी स्टेट स्पेस, किसी भी गिवन सर्किट का हम उसका एक ट्रांसफर फंक्शन मॉडल कैसे बनाते हैं, उसका एक स्टेट स्पेस कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बक कन्वर्टर का दोनों चीज डिजाइन करूंगा। एक स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर उस स्टेट स्पेस से, उसकी हेल्प से हम कैसे उसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप स्टेट स्पेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स होती है आपकी, इनपुट मैट्रिक्स होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, फीड फॉरवर्ड होती है, आउटपुट मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल आता है। आपको याद होगा x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu होता है और y इक्वल टू cx प्लस du होता है। क्लियर है, सबको याद है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी लास्ट स्लाइड में ड्यूरिंग टर्न ऑन और ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम की, उसी के हेल्प से मैं इसको मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। देखिए जब टर्न ऑन पोजीशन थी, मेरा सर्किट ऑन था, तो उस समय जो सप्लाई वोल्टेज था वो था VL प्लस V आउटपुट। देखिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो मेरा है VS बराबर, अगर यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट में अगर आप KVL लगाइए तो VS बराबर VL प्लस V आउटपुट है, VC कर लीजिए क्योंकि दोनों सेम ही है। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखी और फिर मैंने जो VL था उसको मैंने कर दिया L DIL बाई DT। तो फिर अगर यहाँ से मैं निकालूंगा DIL बाई DT बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, VS माइनस V आउटपुट और उसके टोटल की पावर 1 बाई L आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा? यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो मेरा स्टेट वेरिएबल है ना, और एक इक्वेशन करंट में IL बराबर IC प्लस I आउटपुट था। देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे IC निकाला था तो IC बराबर IL माइनस I नॉट था। तो जो IC है उसको मैंने लिख दिया C dVC बाई dt, IL को मैंने वैसे ही रहने दिया और I नॉट को लिख दिया V आउटपुट बाई R, अगर मेरे यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है। ठीक है, R लोड लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो अब मैंने इन दोनों की हेल्प से मैं अब स्टेट वेरिएबल क्या ले रहा हूं, इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया मैंने, पहली वाली इक्वेशन से देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ आपका इनपुट वेरिएबल होता है ना, इक्वेशन वेरिएबल जो होता है हमारा, तो मैंने IL और V आउटपुट को अपना वेरिएबल मान लिया है, अपना सिस्टम पैरामीटर का जो वेरिएबल होता है उसको मैंने कंसीडर कर लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे IL और V आउटपुट है तो यहाँ पे IL डॉट और V आउटपुट का डॉट आता है, क्योंकि इक्वेशन बनती है x डॉट इक्वल टू AX। तो जो ये मैट्रिक्स होगी x की, वही यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखनी है। तो मुझे पहली वाली इक्वेशन से DIL बाई dt मतलब IL डॉट मिल जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन से V आउटपुट का डॉट मिल जा रहा है ना। तो इसको आप अरेंज जब कीजिएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि IL डॉट इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पे IL डॉट लिखा, IL डॉट इक्वल टू जब लिखेगा तो ये आ जाएगा 1 बाई L VS प्लस V आउटपुट के फॉर्म में। IL का कोई टर्म नहीं आएगा तो मैंने जीरो कर दिया, IL बराबर जीरो, IL कोई मतलब नहीं। V आउटपुट की टर्म में 1 बाई L आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये आउटपुट उधर जाएगा, V आउटपुट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 1 बाई L आ गया, प्लस VS के साथ में इसका एक 1 बाई L है तो मैंने वहां पे 1 बाई L VS कर दिया और जीरो कर दिया इसके साथ में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या किया, I आउटपुट जो मेरा आउटपुट था, मैंने दो आउटपुट कंसीडर किया है, एक तो आउटपुट करंट और एक आउटपुट वोल्टेज। तो उनकी इक्वेशन अगर आप देखेगा ना तो सिंपली I नॉट इक्वल टू IL के बराबर है। देखिए अगर आप ऑन कंडीशन में देखिएगा तो I नॉट जो होता है मेरा किसके बराबर है, IL माइनस IC है। I नॉट, देखिए इक्वेशन को एक मिनट, यहां पे मैंने लिखा है I नॉट बराबर IL की टर्म में आया, ये VC का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, और इसी तरीके से VS के लिए मैंने कर दिया जीरो, इसका VS के टर्म में कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और V आउटपुट बराबर अगर देखिएगा तो इस तरह से आपकी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी।
अगर आप इसको देखिए वी आउटपुट बराबर किसकी टर्म में, IL, VC और VS की टर्म में अगर आप इस इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि वी आउटपुट बराबर केवल VC बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो वी आउटपुट का IL से कोई रिलेशन नहीं, वी आउटपुट बराबर सीधा सीधा VC आएगा। तो वी आउटपुट इक्वल टू 0 इंटू IL प्लस 1 इंटू VC प्लस 0 इंटू VS, तो सब कट जाएगा, केवल VC के बराबर आएगा। तो ये भी मैट्रिक्स वेरीफाई हो रही है आपकी। ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए सर। देखिए इस इक्वेशन को dIL/dt के फॉर्म में लिखना है। ये जो है ना IL डॉट, इसका मतलब होता है dIL/dt। तो आप अगर इसको dIL/dt कीजिएगा तो VS, ये V आउटपुट इधर जाएगा तो VS माइनस V आउटपुट हो जाएगा, L मल्टीप्लीकेशन में तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला इक्वेशन इस तरह से बनेगा 1/L VS माइनस 1/L V आउटपुट इक्वल टू dIL/dt। ये वाली इक्वेशन लिखा जाएगी, बताइए इसको लिख करके देखिए सब लोग। तो यहाँ पे आएगा dIL/dt इक्वल टू 1/L VS माइनस 1/L V आउटपुट। सब लोग लिख के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना? हाँ सर आ गया। ठीक, अब वही इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। देखिए जो ये अपर वाला वो है ना, उसको देखिए इक्वेशन को हम ओपन करते हैं। देखिए IL डॉट का मतलब हो गया dIL/dt इक्वल टू 0 इंटू IL माइनस 1/L इंटू V आउटपुट प्लस 1/L इंटू VS। देखिए पहली वाली इक्वेशन से मैच किया, ये जो आपने अपने से बनाया था, आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ सर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा है dV आउटपुट बाई dt IL बराबर I नॉट प्लस I आउटपुट। तो यहाँ से IC की वैल्यू जो थी IL बराबर IC प्लस I आउटपुट था, तो IC की वैल्यू को हमने लिख दिया C dV नॉट बाई dt प्लस V नॉट बाई R। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है IC बराबर IS माइनस I नॉट, या देखिए यहाँ पे IC बराबर IL मैंने लिख दिया है IL बराबर IC प्लस VR। तो IL की टर्म अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल करंट IL बराबर IS है। ठीक है, IL बराबर क्या है? IS है। तो यहाँ पे अगर देखें तो IL बराबर IC प्लस I नॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इस सर्किट में इस पॉइंट पे KCL लगाइए तो क्या लिखिएगा? I नॉट बराबर टोटल करंट माइनस I नॉट। भाई टोटल करंट में से जितना निकल गया I नॉट वही तो IC में गया होगा। जी सर, IL इक्वल टू IC प्लस I नॉट। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे ये चीज है। अब मैं इस इक्वेशन को चेंज करना चाहूंगा, dV आउट बाई dt इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा? 1/C इंटू IL माइनस V नॉट बाई C बाई R आएगा। इसको पक्षांतर करके लेके जाइए, देखिए इतना आ रहा कि नहीं आ रहा सबका? मैं जो बोल रहा हूं देखिए आप लोग क्रॉस चेक कीजिए, ये वैल्यू आनी चाहिए dV नॉट बाई dt इक्वल टू 1/C IL माइनस V नॉट बाई RC आएगा। ठीक है जी सर, इस सेकंड वाले से इक्वेशन से मैंने बताया। अब इसी को हम मैट्रिक्स में देखते हैं कैसे इनपुट किया गया है। अब देखिए इस इक्वेशन को ओपन कीजिए, यहां पे लिखा है dV नॉट बाई dt या V डॉट करके, V आउटपुट डॉट करके लिखा गया है। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/C इंटू IL। ठीक है, मैच किया कि नहीं मैच किया? भाई इस इक्वेशन को जो आप लिखे होंगे उससे मैच कराइएगा। देखिए dV आउटपुट बाई DC बराबर 1/C IL माइनस V आउटपुट बाई RC। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? प्लस में 0 इंटू VS तो है ही नहीं इसमें। तो ये वाली इक्वेशन जो मैट्रिक्स से आई है और जो इससे हमने बनाया, दोनों सेम हुई कि नहीं हुई? सेम हो गई। इसका मतलब हुआ कि हम इसी इक्वेशन की हेल्प से ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किए हैं, जो x डॉट इक्वल टू AX प्लस B बन के आ रहा है, B प्लस U बन के आ रहा है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि ये आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स C और D कैसे बना। देखिए यहाँ पे I नॉट इक्वल टू, अगर मैं बात करूं आपका इस सर्किट में, तो अगर मैं बोलूंगा जो आउटपुट करंट है वो किसके बराबर है? यहाँ पे IC प्लस I नॉट माइनस IC के बराबर है ना। तो यहाँ पे IC हमने कंसीडर ही नहीं किया है, तो सिंपली केवल I नॉट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I नॉट बराबर 1 इंटू IL, और VS के टर्म में हमने लिखा तो वहां पे IC का कोई टर्म आ ही नहीं रहा, तो उस कंसीडर को हमने, उस वाली इक्वेशन को हमने ओमिट कर दिया, वो टर्म आ ही नहीं। तो हम केवल डिपेंडेंसी देख रहे हैं किस पे? IL, VC और VS पे देख रहे हैं, तो वो ऐसे ही हट गया। और इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे अगर नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अभी देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा। मेरा मेन कंसर्न किससे है?
वोल्टेज से है, क्योंकि जो आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ड्यूटी साइकिल का और वी आउट का, है ना। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने वी आउट लिखा, अगर आप वी आउट बराबर देखेंगे तो वीसी के बराबर होता है, इस इक्वेशन को ओपन कीजिए, वी आउटपुट बराबर 0 IL प्लस वीसी प्लस 0 VS, तो आप देखिए वी आउट बराबर वीसी के बराबर आ गया। यहाँ पे क्लियर है? जी सर, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। बिल्कुल। ऐसे ही हम ऑफ स्टेट का स्टेट स्पेस बनाएंगे, तो आपका क्या होगा, VS 0 हो चुका है इस इक्वेशन में, अगर देखा जाए तो VS 0 हो गया है सर स्विच टर्न ऑफ हो गया। हाँ, स्विच आपका टर्न ऑफ हो गया तो ये 0 हो गया। L DIL बाई dt वैसा ही रहेगा, इंडक्टर वोल्टेज जो आपका है बराबर आउटपुट वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज बराबर माइनस आउटपुट वोल्टेज। देखिए ये क्वेश्चन आया था, इंडक्टर वोल्टेज बराबर माइनस का आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जी सर। VL ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ V आउटपुट, ठीक है ना। यस। तो बस इसी को हमने स्टेट स्पेस में लिख दिया, IL डॉट VC डॉट वही रहेगा, 0 0 -1/L, बस क्या हो जाएगा, जहां पे पहले VS की टर्म आई थी वहां पे अब ये 0 का टर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे VS तो है ही नहीं कुछ ना। जी सर, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज 0 हो चुका है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और IC वाली करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो सेकंड इक्वेशन है वो ऐसी कैसे ही रह जाएगी और बाकी सब ऐसे ही रहेगा, बस आपका यहाँ पे केवल एक चीज चेंज हुआ है, जो पहले VS/L था अब वो 0 VS हो गया है, ठीक है। जी सर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले तो हमने क्या किया, देखिए स्टेट स्पेस में कैसे करते हैं, पहले आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन में आपको जो भी स्टेट का इक्वेशन बन रहा है KCL KVL लगा करके उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसमें स्टेट वेरिएबल्स को ढूंढिए और स्टेट वेरिएबल के साथ उन वेरिएबल को, इनपुट को और आउटपुट को आइडेंटिफाई कीजिए जिसके रिस्पेक्ट में आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो मेरे लिए इंडक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज इंपॉर्टेंट था, मैंने उसके रिस्पेक्ट में ये आपका स्टेट वेरिएबल बनाया और फिर मैंने आउटपुट मैट्रिक्स बना ली। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट इसमें वी आउटपुट पे है, तो आप नीचे वाली इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही ऑफ पोजीशन का, अब मेरे पास दो मैट्रिक्स आ गई। अब जो भी सर्किट होगा आप ये सोचिए कि इस सर्किट का जो ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो उसके ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट के बराबर होगा, उनके इक्विवेलेंट होगा। माने ऑन स्टेट प्लस ऑफ स्टेट का जो भी डायनेमिक्स आ रहा है उसको सम कर देंगे तो इस सर्किट का पूरा डायनेमिक्स मिल जाएगा, क्योंकि इस सर्किट के दो बिहेवियर है, या तो ऑन स्टेट या तो ऑफ स्टेट। और जब आप इनका दोनों का कंबाइन कर देंगे तो इसी सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा ना वो टोटल स्टेट आ जाएगा सर, टी ऑन प्लस टी ऑफ। बिल्कुल। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बस इतना एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप एवरेजिंग करते हैं इस चीज का तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऑन स्टेट है ना, ये उस समय ड्यूटी साइकिल जितने देर ऑन रहता है उतने देर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जो ऑफ होता है, क्योंकि देखिए ड्यूटी साइकिल 0 से 1 तक जा सकता है, अगर ऑन स्टेट डी है तो ऑफ स्टेट 1 - D होता है, आपको पता होगा। जी सर। तो बस ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। सेम मैट्रिक्स हमने रख लिया, I नॉट IL डॉट V आउटपुट डॉट, फिर हमने इसका क्या किया है, एवरेजिंग टेक्निक लगा दी है। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, A डॉट A1, A के लिए मेरे पास दो है, A1 और A2 है। A1 जो मेरी ऑन टाइम के लिए है तो उसके मैं D से मल्टीप्लाई करूंगा, A2 जो ऑफ टाइम के लिए मैट्रिक्स आई है उसको 1 - D से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलर मैनर में ABCD निकालेंगे और जो ऑन स्टेट का उसके साथ D से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑफ स्टेट का उसके साथ 1 - D से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही रहेगी। ये क्लियर हो गया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 रखिएगा ना, तो ये फाइनल में आपका ये इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है ना। यस। अब देखिए, इसको मैं A मैट्रिक्स मानूंगा, इसको B मैट्रिक्स मानूंगा, इसको C मैट्रिक्स मानूंगा, इसको D मैट्रिक्स मानूंगा, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स आप लोग लिख लीजिए एक बार, जो फाइनल स्टैटिस्टिक्स मॉडल आया है इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोग से पूछूंगा क्या लिखा हुआ था। एब्सेंट हो गया, जी सर। ठीक है, इसको हटा देना।
इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सिमुलिंक मॉडल में। ठीक है, मैं एक बार सर्किट सबको दिखा दे रहा हूं। मेरे पास ये मेरा सर्किट था, इस तरह का बक कन्वर्टर है मेरे पास। भाई एक वोल्टेज है, एक स्विच है, एक डायोड लगा के, इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक लोड रजिस्टर। ठीक है ना? जी सर। अब देखिए मुझे क्या करना है। मैं कोड में सबसे पहले क्लियर ऑल करूंगा, सीएलसी करूंगा, फिर सर्किट के पैरामीटर में यहीं पे डिफाइन करूंगा। देखिए मैंने सर्किट में ना कहीं भी कोई वैल्यू इनपुट नहीं की है, सॉरी, यहाँ पे देखिए इंडक्टर की वैल्यू को मैंने एल लिखा हुआ है। ठीक है, बैटरी वोल्टेज को मैंने वी इन किया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू को मैंने सी ए पी कैप करके लिखा हुआ है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है सर्किट में। ठीक है, यस। अब मैं इनके पैरामीटर कोड से डिफाइन कर रहा हूं। आर इक्वल टू 50 ओम, एल इक्वल टू 1 मिली हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू है 500 माइक्रोफैरड और इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मैं स्टेट स्पेस मॉडल लिखूंगा बक कन्वर्टर का। तो जरा मुझे ए मैट्रिक्स वहां से आप लोग देख के बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए सबको दिख रहा है ये मैट्रिक्स? यस ये मेरा मैटलैब का कोड है। देखिए जरा मैच कराइए, मैंने सही लिखा है, दिख रहा है? देखिए ये ए मैट्रिक्स थी ना मेरी, तो मैंने ए बराबर लिखा है 0 माइनस 1 बाई एल, माइनस 1 बाई एल। दूसरा कॉलम में पहला रो आएगा 1 अपान सी, तो 1 अपान कैपेसिटर की वैल्यू मैंने सी ए पी लिखा है, वो लिखा है। फिर माइनस 1 बाई आर सी, माइनस 1 बाई आर सी। क्लियर है? मैंने ए मैट्रिक्स सही लिखी है। हाँ सर। बी मैट्रिक्स है, देखिए यहां पे एक्चुअल में जो है इक्वेशन, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वेशन को, ठीक है, देखिए मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, तो ये d बाई एल इंटू वी एस आ रहा है। तो मैंने यहां पे वी एस को एज ए वेरिएबल लिया था। अगर मैं d को वेरिएबल लेता हूं तो ये वी एस बाई एल आ जाएगा। जी सर। अरे भाई अगर आपके पास है d बाई एल इंटू वी एस, तो उसको चाहे वी एस बाई डी एल, डी बाई एल इंटू वी एस कर लीजिए, चाहे वी एस बाई एल इंटू डी कर लीजिए। जी सर। इसको और तरीके से समझा देता हूं आपको, अगर किसी को डाउट हो। देखिए पहले वाले स्टेट में और दूसरे वाले स्टेट में, चाहे हम ये कहें कि Vs है या Vs नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे हम Vs बाई एल लिखें और यहां पे लिखें स्विच 0 है, स्विच की स्टेट को 1 मान लें, सॉरी, यहां पे हम ये लिखें Vs बाई एल, ठीक है, और यहां पे लिख दें स्विच का स्टेट 1, और यहां पे लिखें Vs बाई एल और स्विच का स्टेट लिखें 0, तो दोनों बात एक ही होगी। जी सर। जब 1 होगा तो Vs बाई एल होगा, यहाँ पे 0 का तो Vs बाई एल नहीं होगा। तो इसका मतलब है जी सर। कि मैं यहाँ पे d बाई एल को वेरिएबल ले सकता हूँ Vs के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, V इन बाई एल कर दिया और d बराबर 1 मान लिया मैंने। ठीक है ना? अब जाके ये मेरा ड्यूटी साइकिल के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा। पहले Vs बाई वी आउटपुट निकलता, अभी ड्यूटी साइकिल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने d को एज ए वेरिएबल कंसीडर किया यहाँ पे। क्लियर है? यस। मुझे आई आउटपुट से कोई लेना देना नहीं था, मैंने आई आउटपुट को छोड़ दिया। वी आउटपुट अगर मेरा देखा जाएगा तो वी आउटपुट क्या आएगा, सी मैट्रिक्स बनेगी, 0 और 1 बनेगी। या अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं, मैं इसको बाद में आप लोग को अलग करके दिखाऊंगा। सी मैट्रिक्स मैंने पूरा का पूरा लिख दिया 1 0 0 1 जैसा था, ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और डी मैट्रिक्स 0 0 थी, ये एक कॉलम मैट्रिक्स थी, तो ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स को इनपुट कर दिया। और फिर मैंने फॉर्मेट डिफाइन किया, शॉर्ट जी करके आ जाए, जो भी नंबर्स लिख के आए वो आपके शॉर्ट में लिख के आए। ठीक है ना? यहां तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए अब पूरा का पूरा मैटलैब की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए ये आर की वैल्यू आ गई, ये एल की वैल्यू आ गई, ये आपके पास में कैपेसिटर की वैल्यू, देखिए वर्क स्पेस में सब ऐड होता जा रहा है। ऐड हो गया? यस सर। ठीक। अब मैंने क्या किया, स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ बक कन्वर्टर डिजाइन करने के लिए मैंने एबीसीडी लिखा था, तो मैंने एबीसीडी को रन करा दिया। देखिए अब यहां पे देखिए ए बी सी और डी भी आ गए, वर्क स्पेस में आ गए कि नहीं, एबीसीडी आ गए। देखिए मैंने फॉर्मेट शॉर्ट जी कर दिया। अब मेरे पास एक दूसरा आता है कमांड है मैटलैब का, स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है? ठीक है, तो मेरे पास एक कमांड है स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन।
इसको मैं बताता हूँ कि स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन जब कमांड देते हैं तो आप यहाँ से नोमीटर डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है, आपको मैट्रिक्स ए बी सी और डी डालनी होती है, और अगर आपका सिस्टम डिपेंड करता है वो सीसो है मीमो है, अगर यहाँ पे ना आप किस इनपुट के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एबीसीडी मैट्रिक्स है, अगर आपके पास सीसो सिस्टम जैसे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा। अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, या मीमो है, या सिंगल इनपुट डबल आउटपुट है, सीडो सिस्टम है, तो उसके रिस्पेक्ट में जिस इनपुट के लिए जिस आउटपुट के लिए आप ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना चाहते हैं उसको डिफाइन करना पड़ता है। मैं आपको इसका दिखा दे रहा हूँ, हेल्प में कैसे चेक करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। ss2tf मैंने कर दिया, हेल्प ss2tf मैंने रन कर दिया, और इसका जो हेल्प जनरेट हो क्या है देखिए, इसमें दिखा रहा है सिंटैक्स इसका कैसे होता है। ss2tf स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है num कॉमा den इक्वल टू ss2tf a b c d iu। iu का मतलब कि जिस इनपुट के लिए आप वो आउटपुट चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ith इनपुट के लिए अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया है। अब जाके मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, इस कोड को यहाँ CLC कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजिली विजिबल हो यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए num 2 आ गए और मेरे पास डिनोमिनेटर 2 आ गया। डिनोमिनेटर एक ही है, num की मेरे पास 2 वैल्यूज आई हैं डिनोमिनेटर की। क्लियर है? हेलो, यस सर। अब आपको पता होगा कि जब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो num बाय den लिखते हैं, है ना, लेकिन आपके पास तो 2 num है और एक ही den है, तो क्या होगा देखिए, अगर आपको ये आउटपुट ध्यान होगा तो यहाँ पे जो आउटपुट मैट्रिक्स लिखी गई थी, पहला वाला आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा वाला वी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर है? जी सर। इसका मतलब है कि जो पहला नम बाय डेन होगा, जो पहली रो है नम की और डेन, पहली रो ऑफ नम डिवाइडेड बाय डेन, तो वो आपका आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड रो है नम की और जो डिनोमिनेटर की वो रिप्रेजेंट करेगी वी आउटपुट को। ठीक है ना? अगर इसको और चेक करना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पे जो कन्वेंशनल मेथड होता है, ट्रांसफर फंक्शन बराबर सी ब्रैकेट में क्या होता है, एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू डी, यही होता है ना। अगर आपके पास स्टेट स्पेस दिया हो और आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सी ब्रैकेट में एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ये लिखते हैं ना। जी सर। अब यहां से मैंने इसको रन कर दिया, देखिए इन दोनों सिस्टम्स को मैं रन कर दे रहा हूं, मेरे पास जी निकल के आ जाएगा। देखिए जी में भी देखिए 2 ट्रांसफर फंक्शन आते हैं, पहला इनपुट टू आउटपुट टू और दूसरा भी इनपुट टू आउटपुट टू। अब देखिए दोनों को हम मैच कराते हैं कैसे, देखिए अगर आप मैच कराइए तो पहले में जो नम डेन करके जो मेरा SS2TF से आया था, पहले में देखिए नम 12,000 डिवाइड 12,000, ये एस स्क्वायर है, ये एस है और ये 1 है, इसका मतलब 12,000 एस प्लस 4840, यही ना। देखिए यहीं पे लिखा है ये, अगर इसको आप लिखिएगा तो यही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये यही लिखा है सर। और डिनोमिनेटर देखिए एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 2e⁻⁶, देखिए डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ पहला वाला, है ना। इसका मतलब ये मेरा पहला आउटपुट था, आई नॉट की टर्म थी। अब वी आउटपुट का देखते हैं, केवल ये वैल्यू लिखी है तो केवल ये वैल्यू लिखी है 2.4 इंटू e⁻7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मेरा वही रहेगा, तो डिनोमिनेटर मेरा वही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों ही मेथड से सही आ रहा है आंसर, मैच कर रहा है। चाहे मैं इसको रन करूं डायरेक्टली या कन्वेंशनल मेथड से अगर आप लगाना चाहें, जी बराबर ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इंटू बी प्लस डी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि मुझे पता है कि मेरा डिजायर्ड आउटपुट है ना, जब मैं ड्यूटी साइकिल के रिस्पेक्ट में आउटपुट चाह रहा हूं तो आपका आउटपुट क्या होता है, जब अगर मैं आपसे ट्रांसफर फंक्शन बोलता हूं तो आप बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यही ना। इसका मतलब कि मैं वी आउटपुट बाय डी चाहता हूं, तो मुझे ड्यूटी साइकिल के रिस्पेक्ट में वी आउटपुट चाहिए, तो मैं आउटपुट के रिस्पेक्ट में निकालता हूं। देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डी मान लिया था, यहाँ पे मैं VS/L अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे D आ जाएगा, तो मैं आउटपुट का इक्वेशन के रिस्पेक्ट में D के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आपका जो दूसरा इक्वेशन था, ये वाला दूसरे वाले रो का हम या तो ये से मान लेते, ये वाला इक्वेशन मेरा V आउटपुट बाई D आ रहा है। क्लियर है? ये वैल्यू आ रही है ना। जी सर। तो अब क्या किया मैंने, इसको सेम एडिटिव
बक बराबर, मैंने बक नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, बक बराबर ट्रांसफर फंक्शन ब्रैकेट में नम कॉमा डेन होता है, तो नोमिनेटर मेरा ये हो गया और डिनोमिनेटर मेरा ये हो गया। क्लियर है? इस तरह से ट्रांसफर इनपुट करना मैंने आपको सिखाया था। यहां तक कोई दिक्कत है? जी सर। नो कोई सर। दिक्कत? देखिए, इसको मैंने इवेल्युएट कर दिया। अब मेरे पास बक ट्रांसफर फंक्शन का डिजायर्ड ट्रांसफर बक सर्किट के लिए जो सर्किट मैंने डिजाइन की है, जिसका आरएलसी मैंने पहले से डिसाइड कर लिया, वी इनपुट भी डिसाइड किया है, उसके लिए मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांसफर फंक्शन सही है, पहले पता तो चले, है ना? तो अब मैं आता हूं सिमुलिंक ब्लॉक में। तो सिमुलिंक ब्लॉक में देखिए, मैंने कई सारी सर्किट बनाई है, मैंने सबको कमेंट आउट किया हुआ, वो काम नहीं करेगी, केवल ये वाली सर्किट इसमें रन करेगी। अब देखते हैं इस सर्किट में मैंने किया क्या है। देखिए, यहां पे मैंने बक ट्रांसफर फंक्शन लिया है। इसको लेने के लिए आप कीजिएगा LTI इनपुट कमांड डालिएगा, तो ये आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आ जाएगा। इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, सब डिलीट करके जो भी ट्रांसफर जिस नाम से आपने ट्रांसफर फंक्शन को सेव किया है, तो मैंने बक नाम से सेव किया, तो मैंने केवल यहाँ पे देखिए बक लिख दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने केवल बक लिख दिया है, LTI सिस्टम वेरिएबल, ये मेरा ब्लॉक हो गया। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी बक सर्किट ले रखी है, जिसमें वी इन भी सर्किट के पैरामीटर को वर्क स्पेस से ही लेके आएगा। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन है, जहां पे इनपुट मेरा ड्यूटी साइकिल है और आउटपुट मेरा देखिए वी है। देख रही है आउट, है ना? यस सर। तो अब मैंने इसको ट्रांसफर फंक्शन के रूप में लिख दिया है। यहां पे आपका जो आउटपुट निकलेगा वो आपके ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट निकलेगा, और यहां से आउटपुट मिलेगा किसका? आपके एग्जैक्ट मॉडल का। तो मैंने जो आपका सर्किट है पूरा, उसको मैंने दिया है नाम मॉडल का, और जो आपने अभी उसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया है, मैंने उसको नाम दिया है मॉडल ट्रांसफर फंक्शन। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नो सर। अब देखिए, अगर ये मॉडल जो बना है या जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है मॉडल का, अगर ये इसको एग्जैक्ट रिप्लिकेट कर रहा होगा, एग्जैक्ट इसका डुप्लीकेट होगा या इसी का ट्रांसफर फंक्शन होगा, तो जितनी ड्यूटी साइकिल में इसमें इनपुट करूंगा तो दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। यस। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो स्टेप लिया है। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट 1 पे एक्टिवेट किया है। पॉइंट 1 पे इसकी वैल्यू 0.45 हो जाएगी। ठीक है ना? जी सर। और दूसरा मैंने लिया है जो पॉइंट 3 पे 0.45 टाइम पे 0.3 ऐड कर देगा। तो पहले वाले मैंने कितना लिया था? 0.45 है ना फाइनल वैल्यू, प्लस कर दूंगा मैं 0.3, मतलब 0.85 हो जाएगा, 0.75 होगा, सॉरी ना। 0.7। हाँ पानी 4 इधर है और 3 इधर, तो 0.75 हो जाएगा। क्लियर है ना? जी सर। अब मैं इसको रन कर दे रहा हूं। देखिए, अब देखते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन और उसका वो मॉडल जिसका हमने ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन किया था, दोनों का आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। मेरा पूरा सिमुलेशन रन कर गया, मैंने इसका आउटपुट ओपन किया। देखिए, ये मैच कर रहा है। ये मॉडल ट्रांसफर फंक्शन है रेड वाला जो है, और ये आपका ब्लू वाला मॉडल है आपका जो एग्जैक्ट हार्डवेयर है। तो देखिए ट्रांजिएंट है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद, अगर पॉइंट 1 पे मैंने देखिए कुछ पॉइंट 1 से पहले कोई इनपुट नहीं था, पॉइंट 1 पे मैंने इनपुट दिया किसका? पॉइंट कितने का दिया था? 0.45 का दिया था। तो ये उतने पे आके सेटल हो जा रहा है। 0.2 सेकंड का टाइम ले रहा है सेटल होने के लिए, है ना? फिर जाके मैंने 0.5 पे एक डिस्टरबेंस और ऐड कर दिया, और फिर जाकर के लगभग 0.2 सेकंड के बाद स्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया है वो हार्डवेयर को वैलिडेट कर रहा है, वो हार्डवेयर का रिप्लिका है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? या आप सिंपल इसका स्टेप रिस्पांस देख सकते हैं, इसका इंपल्स रिस्पांस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो अब मैं इस ब्लॉक को ये मान के चलता हूं कि मैंने जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला है वो क्या कर रहा है, इसको कमेंट आउट, इसको मैंने कर दिया, वो उसको रिप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या तो कोई दिक्कत? नो। चलिए, अब हम इस ब्लॉक को ओपन करते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना पीआई की वैल्यूज रखी हैं कुछ,
ये पीआई की वैल्यू कैसे आई देखिए, कल जो मैं आपको पीआई की वैल्यू दिखा रहा था उसमें वो लीनियराइज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो उसको मैं ट्यून कर सकता हूं, ये मैंने बोला था कल। जी सर। अब देखिए मेरे पास बक का ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है, मैं पीआई को ओपन करता हूं, मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब मैं इसको ट्यून बटन पे लेके जाता हूं, क्लिक कर देता हूं, ठीक है ना। यस सर, ऑटो ट्यूनिंग होगी। हाँ, अभी ऑटो ट्यूनिंग का वो खुल के आएगा, इसका पॉपअप आएगा, वहां से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यस। ये देखिए आ गया। जी सर। देखिए पहला वाला जो है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, जो पहला वाला जो सॉलिड लाइन है वो दिखा रहा है आपका ट्यून्ड रिस्पॉन्स, मतलब कि जो मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ, और जो डॉटेड लाइन से है वो दिखा रहा है ब्लॉक का जो ऑलरेडी मैंने वैल्यू रखी, इसका मतलब मैं पहले से इसको थोड़ा सा ट्यून करके रखा था। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको ट्यूनिंग चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसका राइज टाइम जानना चाहते हैं, इसका आप सेटलिंग टाइम के करस्पॉन्डिंग को सेटल करना चाहते हैं तो आप इसको टाइम रिस्पॉन्स में कीजिए, और नहीं तो आप चाहते हैं कि आप इसकी बैंडविड्थ, इसका फेज मार्जिन डिसाइड करके इसको ट्यून करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रीफर करते हैं हम टाइम रिस्पॉन्स में इसकी ट्यूनिंग करें, ठीक है। तो मैं देखिए इस सिस्टम को और थोड़ा फास्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेप्लिका देखिए मेरा लगभग लगभग वही आ गया है, और फास्टर करते हैं, देखिए इस तरह से, ये सही है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अपडेट ब्लॉक कर देंगे और करेंगे कि अब जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो अपडेट हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे ना ट्रांजिएंट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर लूंगा। और देखिए रोबस्ट अगर बनाना चाहते हैं तो उतना अंतर नहीं पड़ रहा है, एग्रेसिव बनाना चाहेंगे तो अंतर आ जाएगा इसमें, पर दिखा नहीं रहा इसमें, थोड़ा ये ज्यादा ट्रांजिएंट आएगा, ऑसिलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना तक ठीक है, हमने अपडेट कर दिया ब्लॉक को, ठीक है। अब मेरा पीआईडी ट्यून हो चुका है, और मेरे पास अगर आप पैरामीटर देखना चाहते हैं तो यहां से शो पैरामीटर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिखा रहा है। शो पैरामीटर को मैं और बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इसका देखिए पैरामीटर कौन कौन सा शो करता है। देखिए ये यहाँ से पी की वैल्यू दिखा रहा है 0, आई की वैल्यू को दिखा रहा है 2.670, डी मैंने अप्लीकेबल नहीं किया था और एन मैंने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अब जो आपने पैरामीटर यूज किया है ना, ट्यून्ड पैरामीटर ये है। अब दिखा रहा राइज टाइम आपका हो गया है 0.0668 सेकेंड, सेटलिंग टाइम है 0.148 सेकेंड, ओवरशूट आपका जा रहा है 0.845%, पीक वैल्यू आपकी 1.01 जा रही है, गेन मार्जिन आपका दिखा दिया है, आपका फेज मार्जिन दिखा दिया है, और ये दिखा रहा है आपका सिस्टम क्लोज लूप स्टेबल है, ठीक है ना। हेलो, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी पैरामीटर की वैल्यू को अपडेट कर दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ पे दिखाता कंट्रोलर पैरामीटर, पी की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2.671। जैसे ही आप इसको अपडेट करके क्लोज कर देंगे, अगर आप फिर से अपना मॉडल खोलेगा ना, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट होके आ गई है, आ गई अपने आप। जी सर। इसको हमने ओके कर दिया। अब यही पीआई की वैल्यू मैं, अभी ये तो ट्रांसफर फंक्शन के साथ था, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पुराने पीआई को डिलीट करूंगा, इसी पीआई को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मॉडल के साथ में ऐड कर दूंगा जो सिमलिंक वाला है, ठीक है ना। जी सर। अब देखिए मैं सेट पॉइंट 8 वोल्टेज या कोई भी एक रैंडम वोल्टेज देके देखूंगा कि मेरा ट्रांसफर फंक्शन कितना ट्रैक कर रहा है उस रेफरेंस को, और मेरा एक्चुअल प्लांट जो सिमलिंक का है वो कितना ट्रैक कर पा रहा है। तो देखिए मैंने सेट पॉइंट दोनों ब्लॉक को दिया हुआ था, और सेट पॉइंट को मैं एक मॉडल में ले गया हूं। यहाँ पे इस बॉक्स को हम देखेंगे, ये मिडिल वाला देखिए, जो पहला वाला प्लांट है, जो पहला इनपुट मैंने आर दिया है, मतलब सेट पॉइंट दिया है, जो मिडिल वाला है वो दिखा रहा है आपके एग्जैक्ट मॉडल का आउटपुट दिखा रहा है, और जो लोअर वाला है वो ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट दिखा रहा है। अब मैं इसको रन करता हूं तो मैं देखता हूं कि 8 वोल्टेज को मेरा कैसे ट्रैकिंग होता है, ये 8 वोल्टेज का ट्रैकिंग कैसे हो रहा है। देखिए इसमें आर आपका रिफरेंस है ब्लू लाइन, वाई जो है वो मॉडल है एग्जैक्ट
जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है ये आपका पर्टर्ब हो रहा है ड्यूटी साइकिल को ट्रैक कराने के लिए, वो बार बार स्विचिंग हो रही है इसकी कि इतने पे ही सेटल रहे। और वाई जो है वो ट्रांसफर फंक्शन का इसलिए स्मूथ गया है जो रेड लाइन गई है। तो आउटपुट मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट है जो रेड लाइन है, जो एग्जैक्ट मॉडल का है जिसमें ड्यूटी साइकिल का वेरिएशन आ रहा है, वो चेंज हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, इसलिए उसमें आ रहा है, लेकिन ये 8 पे ही सेटल हो रहा है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए मैं यहाँ पे इसके रेफरेंस पॉइंट को मैं चेंज करूंगा। मेरा इनपुट वोल्टेज 12 था, उसके नीचे मैं कुछ भी वैल्यू दे करके चेंज कर सकता हूं। तो मैंने 5 रेफरेंस पॉइंट दिया। अब जाके मैं इसको आउटपुट पे चेक करना चाहता हूं कि क्या 5 को ट्रैक कर पा रहा है क्या, ये देखते हैं। 5 पे ट्रैकिंग हो गई। जी सर। फिर जाके मैंने इसका वोल्टेज कर दिया कोई भी 4, 5, 6, 7, 8, 7 कर लेते हैं। सात पे ट्रैकिंग हो रही है। इसका मतलब है कि मेरा पीआई कंट्रोलर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरा टारगेट है कि अभी तक मैंने ना सिस्टम में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं दिया था, सिर्फ एक सेट पॉइंट दे रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि क्या वो ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतना ही ना। अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें एक डिस्टरबेंस ऐड करते हैं। मान लीजिए कि सर्किट में एनी हाउ जो आपका आउटपुट वोल्टेज है ना, उससे पहले जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं, जैसे ये मेरा हार्डवेयर का प्लांट है, तो मे भी हो सकता है कि जहां पे रन कर रहा हो किसी भी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या वहां पे कहीं से हायर वोल्टेज हो जाए, कोई सर्किट का पैरामीटर वो गलत हो गया हो तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इस मॉडल को मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं। 1 मिनट, इसका मुझे पीआई लेना पड़ेगा ना, तो इसका मैं पीआई ले लेता हूं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया मैंने, पीआई मैंने ले लिया। इस प्लांट को मैंने कर दिया कमेंट, तो ये रन नहीं होगा अभी, कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इस प्लांट की तरफ आता हूं जिसमें मैंने क्या लिया है, डिस्टरबेंस को कंसीडर किया हुआ है। क्या किया मैंने, डिस्टरबेंस को कंसीडर किया हुआ है। तो मैं इस प्लांट को एक्टिवेट कर लेता हूं अपने, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो अनकमेंट हो गया ये। अब मैं इस पीआई की वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा हूं जो मैंने अभी अभी ट्यून किया है, मेरे पास यही पैरामीटर होना चाहिए। मैं इस पीआई को भी हटा दे रहा हूं, मैं फिर इसी पैरामीटर को यहां पे लाके रख दिया, पीआई वैल्यू आ गई मेरी। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने प्लांट के आउटपुट के बाद जहां से फीडबैक लेते हैं ना, उससे पहले मैंने यहां पे कुछ डिस्टरबेंस ऐड किया है। इसको हम डिस्टरबेंस मान सकते हैं, ठीक है, इसको मैं डिस्टरबेंस कहता हूं। ठीक है, इनपुट लिए। हाँ मैंने एक डिस्टरबेंस लिया है और मैंने ये कहा है कि जब 0.5 सेकेंड हो ना तो उसमें 0.2 वोल्टेज और ऐड हो जाए, कहीं से भी 0.2 वोल्टेज ऐड हो जाए। तो यही सेम काम मैंने ट्रांसफर फंक्शन और पीआई कंट्रोलर के साथ लगाया और एग्जैक्ट जो मेरा मॉडल था सिमलिंग मॉडल और पीआई कंट्रोलर के साथ में मैंने एक डिस्टरबेंस दे दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या इस डिस्टरबेंस के आने के बाद भी मेरा सेट पॉइंट ट्रैक हो पाता है कि नहीं। अगर ये वाला स्कोप मैंने ले लिया है, देखिए ये ओपन हो गया है, सबको दिख रहा है ये, हेलो हेलो, यस जी सर। अब देखिए अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, मैं जूम कर रहा हूं तो देखिए 0.5 पे ना एक डिस्टरबेंस आया है, सबको दिख रहा है। देखिए यहां पे ड्यूटी साइकिल पहले कुछ जा रही थी, अभी एक्चुअल में जो प्लांट है सिमलिंग का उसका भी इसमें देखिए ड्यूटी साइकिल में भी चेंज आया है, एवरेज ड्यूटी साइकिल, और जो ट्रांसफर फंक्शन का था उसमें भी देखिए सेटलिंग करने के लिए यहां पे कंट्रोलर ने एफर्ट किया है ना। लेकिन वो डिस्टरबेंस इतना कम था ना कि वो तुरंत ही सप्रेस हो गया, पता नहीं चला हमको। अभी हम क्या करते हैं, 0.55 पे जो है, हाँ 0.5 पे इस पे डिस्टरबेंस आया था। तो अभी हम क्या करते हैं, डिस्टरबेंस की वैल्यू ना बढ़ा देते हैं, देखते हैं कि फाइनल वैल्यू मैं 2 वोल्ट का रखता हूं। तो मैं अब इसको रन करता हूं, अब मैं देखता हूं कि क्या ये 2 वोल्ट को भी सप्रेस कर लेता है और 8 ही वोल्ट इसको बना के ले आना है।
मैंने 0.5 पे 2 वोल्ट का डिस्टर्बेंस दिया है, देखिए 2 वोल्ट का डिस्टर्बेंस आ गया, उसके बाद फिर से सर्किट को 0.5 पे लाके सेटल कर दिया, 8 वोल्ट पे लाके सेटल कर दिया। इसका मतलब है कि 2 वोल्ट को भी सप्रेस कर सकता है। तो ये डिस्टरबेंस को भी क्या कर रहा है, सप्रेस करके सेट पॉइंट को ट्रैक करा रहा है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो आज मैंने सिर्फ ये दिखाया कि आप स्टेट स्पेस एवरेजिंग टेक्निक कैसे करते हैं, प्लांट का स्टेट स्पेस मॉडल और उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिर जाके पीआईडी को ऑटो ट्यून कैसे करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, और ऑटो ट्यून करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, और उसका रिस्पांस कैसे चेक करते हैं मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि आप स्टेडी स्टेट कितना आ रहा है आपका, उसमें पीक ओवरशूट कितना आ रहा है, उसमें सेटलिंग टाइम कितना आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर जाके मैंने डिस्टरबेंस के साथ वो आपको करके दिखा दिया, यहां तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई दिक्कत किसी को? नो नो चलिए, सर। कल जो मैं कंट्रोलर का थोड़ा सा, क्लास क्या हुआ? कह रहे हैं सर आज का क्लास अच्छा रहा सर। कल वाला और भी अच्छा आएगा। कल हम बात करेंगे कंट्रोलर में, वही कह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अगर आपका मैं बेसिक बिल्डअप नहीं करूंगा ना, जो क्लास पीछे की भी थी वो खराब नहीं थी, लेकिन उसमें बेसिक बिल्ड करना मुझे जरूरी था। आपका इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसका बेसिक समझिएगा, ठीक है? तो अब मैं कल जो बताऊंगा ना वो बताऊंगा कि पीआईडी कैसे काम कर सकता है, प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है, गेन उसमें जो इंटीग्रल आता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट कैसे आता है। तो कल एक लेक्चर उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो होती है उसको बताऊंगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना, हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई एरर आ गई और आपको कोई कह दिया कि ये एरर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, तो हम प्लांट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम उस पर कल चर्चा करेंगे, कल या उसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है? पहले कल हम बात करेंगे कंट्रोल बेस्ड पे बात करेंगे, पूरा का पूरा ये भी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट रहेगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ये आएगा क्योंकि वो आपको एक्चुअली अब दिखेगा। आपके पास प्लांट है, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें उसकी मीनिंग क्या होती है, कैसे वो सेट पॉइंट आ जाता है, वो आपको कल अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसके पहले लेक्चर में बताता ना तब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आज वो हो रहा है, सेट पॉइंट ट्रैक कर रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। जी सर। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके सर ये थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा सर ड्राइव पे। बिल्कुल, आज ही आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।